नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। आज जिन बड़ी खबरों पे हमारी नजर है उनमें पहली बड़ी खबर है पीएम मोदी का सफल सेशल्स दौरा। सेशल्स के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस आ गए हैं। पीएम मोदी के दौरे में क्या रहा खास, इस खबर पे आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है समानता की ओर पश्चिम बंगाल। यूसीसी को लागू करने को लेकर बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। इस मोर्चे पर आज क्या हुआ है खास, बताएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर होगी राजस्थान हरियाणा में जल समझौता। दोनों ही राज्यों में हुआ जल समझौता दशकों से लंबित था और इसे आज अंतिम रूप एक प्रकार से दिया गया। कैसे दोनों राज्यों को इस समझौते के बाद होगा फायदा, दिखाएंगे इस खबर को भी विस्तार से। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 3 दिन के सेशल्स के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। भारत रवाना होने से पहले गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। सेशल्स के गोल्डन जुबली नेशनल डे में बने मुख्य अतिथि। सेशल्स ने पीएम मोदी को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से किया था सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह पार्ट 2 का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैनिकों को विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से किया सम्मानित। 56 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए गए। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव। आरोग्य सेतु 2.0 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया लॉन्च। एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी मेडिकल रिकॉर्ड और अपॉइंटमेंट की सेवाएं। पंजाब में बेअदबी पर श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब सरकार को 1 महीने में कानून संशोधन करने का दिया अल्टीमेटम। कानून में सभी आपत्तियां दूर करने का दिया आदेश। सभी मंत्री और विधायकों ने श्री अकाल तख्त साहिब के सामने रखा अपना पक्ष। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, विधेयक के लिए 2 जुलाई को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए लाएंगे मसौदा। आज की पहली और बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी का अभूतपूर्व तरीके से वहां स्वागत हुआ तो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई दी गई। तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भारत की मजबूत होती पहचान को भी दुनिया के सामने रेखांकित करने का ये मौका था। जलवायु परिवर्तन से लेकर ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी और विकास की साझेदारियों तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और सेशल्स के बीच नए अध्याय जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के सेशल्स के सफल दौरे के बाद भारत वापस आ गए हैं। सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक आर्मिनी के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर सेशल्स पहुंचे पीएम मोदी ने वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सेशल्स कितना उत्साहित था, इसकी वानगी दौरे की शुरुआत में ही नजर आई जब एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने सेशल्स के राष्ट्रपति खुद पहुंचे। पीएम मोदी के सम्मान में एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ही बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। परंपरा और आतिथ्य की सबसे खूबसूरत तस्वीर उस होटल में भी नजर आई जहां पीएम मोदी ठहरे हुए थे, जहां बड़ी संख्या में भारतीयों ने बड़े उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर ग्लोबल साउथ के मुद्दों को वैश्विक मंच पर मुखरता से रखने पर पीएम मोदी के नेतृत्व को मान्यता देते हुए सेशल्स ने उन्हें विशेष मानद उपाधि से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। सेशल्स यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया।
ये 20वीं बार था जब पीएम मोदी ने विदेशी संसद को संबोधित किया है। ये भारत के किसी भी कार्यकारी प्रमुख के लिए एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार देशों से न्यायपूर्ण जलवायु कार्रवाई करने की अपील की और द्वीपीय देशों के मुद्दों को प्रमुखता से रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शिरकत की। प्रधानमंत्री इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस समारोह में भारत की सेना और नौसेना की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश की टुकड़ी ने भी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस परेड में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद भारत सेशल्स के बीच 19 समझौते और घोषणाएं हुई, जिनमें राजनयिक प्रशिक्षण और अक्षमता निर्माण, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और तकनीक, प्रत्यर्पण, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष में सहयोग पर सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति संयुक्त रूप से भारत की सहायता से स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सेशल्स की जनता को समर्पित किया। इस मौके पर एक स्मारक लोगो का भी अनावरण किया गया। ये लोगो भारत और सेशल्स के बीच 5 दशकों की दोस्ती, सहयोग और आपसी विश्वास का प्रतीक है। अपने दौरे के पहले ही दिन पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ वहां के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान पहुंचे। पीएम मोदी ने वहां दुर्लभ कोको डे मेर पाम नामक विशेष पेड़ के बीज का बीजारोपण किया। यह बीजारोपण पीएम की पहल एक पेड़ मां के नाम के तहत किया गया। पीएम ने वहां के मशहूर विशालकाय एल्डाब्रा कछुए भी देखे। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली कछुआ प्रजातियों में से एक है। भारत की ओर से सेशल्स के प्रति सहयोग की प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को एक तीव्र गति का समुद्री गश्ती पोत प्रदान किया, तो कई एम्बुलेंस समेत अन्य बहुउद्देशीय वाहन और गश्ती नौकाएं सौंपी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को पीएम मोदी ने माहे द्वीप में स्थित अरुल मिहू नवशक्ति विनयगर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। ये सेशल्स का पहला और एकमात्र हिंदू मंदिर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विक्टोरिया के पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सेशल्स यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां रह रहे अलग अलग समूह के प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात और बातचीत की। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी के साथ सेशल्स में भारतीय समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों को साझा किया। प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा न सिर्फ दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित हुई, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भारत की भूमिका और पीएम मोदी की वैश्विक नेता के तौर पर उभरती स्वीकार्यता के लिहाज से भी बेहद खास रही। सेशल्स की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मित्रता का संदेश नहीं दिया, बल्कि भरोसे, सुरक्षा और साझा विकास के भविष्य की एक मजबूत नींव भी रख दी। और यही वजह है कि भारत सेशल्स संबंधों के इतिहास में ये दौरा एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, विक्टोरिया, सेशल्स। तो सेशल्स की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करने के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स आर्थिक सहयोग, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य और संपर्क बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। हमारा विश्वास है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है। सेशल्स की यात्रा में प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन
इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। तो सेशल्स यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की संसद को संबोधित करते हुए न्याय संगत जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा कि ग्लोबल साउथ विशेष रूप से द्वीप राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहे हैं। The global south and especially the island nations are the most impacted by climate change. Its effects are already visible on our coastlines, in the marine ecosystems, in weather patterns, and in our communities. We both firmly believe that those who have contributed the least to climate change should not bear the greatest burden of its consequences. Climate action must be guided by fairness, responsibility, and equity. This is the essence of climate justice. तो प्रधानमंत्री के सेशल्स दौरे के दरमियान भारत और सेशल्स के बीच में कई समझौते और घोषणाएं भी हुई हैं। कुल मिला के 19 आउटकम निकल के आए प्रधानमंत्री के मौजूदा सफल दौरे के बीच में। क्या कुछ प्रमुख तथ्य थे उनका हम जिक्र करते हैं। भारत सेशल्स के समझौते आउटकम की अगर बात की जाए तो तीव्र गति पेट्रोलिंग वेसल भारत ने सौंपा है, 10 बहुउद्देशीय वाहन, 5 रडार युक्त नौकाएं और 6 एम्बुलेंस भारत की ओर से सेशल्स को सौंपी गई हैं। इसी तरीके से अगले तथ्यों पर अगर बात की जाए तो 50 मीट्रिक टन चावल, 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट भी भारत की ओर से सेशल्स को दिया गया है, जबकि राजनयिक संबंधों के 50 साल होने पर एक लोगो जारी किया गया जिसमें दोनों ही देशों के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी एक झलक साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा प्रोफेशनल्स और टेक्निकल सेंटर की ग्राउंड ब्रेकिंग भी दोनों ही नेताओं ने ज्वाइंट तरीके से की थी। इसके अलावा कोस्ट गार्ड जहाज की मरम्मत पूरी करने का काम भारत की ओर से किया गया है, जो कि सेशल्स को एक प्रकार से उसकी क्षमताओं को विकसित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो वहीं डोर्नियर एयरक्राफ्ट का आधुनिकीकरण भी किया गया, उसका ग्लास विंडो तरीके से उसको डेवलप करके उसको दिया गया है उस डोर्नियर विमान को भी। इसी तरीके से सेशल्स ने CDRI को ज्वाइन किया है, जो भारत की पहल है एक प्रकार से इस प्रकार के ढांचागत विकास को बढ़ावा देना जो प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में सक्षम हो। सेशल्स के डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग पर भी भारत की ओर से समझौता हुआ, भारत इसमें मदद करेगा। सेशल्स में UPI चालू करने को लेकर भी दोनों देशों में बात बनी है और आने वाले वक्त में UPI वहां पर काम करता नजर आएगा। इसी तरीके से बात की जाए तो जन औषधियों पर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। भारत की ये पहल सेशल्स को मदद करती नजर आएगी। कृषि के क्षेत्र में रिसर्च और शिक्षा में भी दोनों देश मिलकर काम करते नजर आएंगे और प्रत्यर्पण संधि पर भी समझौता हुआ है। जरूरत पड़ने पर एक प्रकार का ये बेहद महत्वपूर्ण समझौता साबित होगा। नाविकों की ट्रेनिंग और आपसी सर्टिफिकेशन को मान्यता देने का फायदा भी सी सर्फर्स को एक तरीके से मिलता नजर आएगा और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर भी भारत सेशल्स में समझौता हुआ है। तो एक कुल मिलाकर 19 आउटकम और समझौतों का जिक्र है। राष्ट्रीय अस्पताल की शुरुआत की गई है उसको तरीके से और नाविकों की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन को मान्यता है। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर समझौते को भी सहमति दी है। तो 19 आउटकम और समझौते एक तरीके से निकल के आए भारत और सेशल्स के बीच में। प्रधानमंत्री की इस 3 दिन की सफल यात्रा पर ही हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, मोदी मिशन समंदर से समृद्धि का विजन। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और इस विषय पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रोफेसर सचिन कुमार शर्मा जी हैं, DG RIS। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर गुरजीत जी, 3 दिन का प्रधानमंत्री का दौरा
किस तरीके से इसको समराइज किया जाए? बहुत से एस्पेक्ट्स रहे हैं, लेकिन क्या बड़ी उपलब्धि या क्या बड़ा एक संदेश आप देखते हैं इस पूरे दौरे से? मैं तो कहता हूं ये मिशन अकम्प्लिश बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, ये मैं समझता हूं। और जैसे आपने बोला कि इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी भी है, इकोनॉमिक रिजिलियंस भी है, क्लाइमेट एजेंसी भी है और सुरक्षा की बातें भी है। तो इतना होलिस्टिक जो एक अप्रोच प्रधानमंत्री ने सेशल्स को दिया और इस तरह उनके साथ एक झपकी डाली है कि ये तो कई पीढ़ियों तक उनको याद रहे। तो मैं समझता हूं कि केवल सुरक्षा ही नहीं, पर सुरक्षा के हर पहलू पे ध्यान दिया गया और भारत ने उनकी सहायता की, एक भाईचारा बनाया और अपने आप को डोनर रेसिपिएंट रिलेशनशिप नहीं बनने दी, एक भाईचारा और पार्टनरशिप बनाई। मैं समझता हूं चाहे हम वो एक बहुत छोटा टापू है 1,20,000 लोगों का और हम 140 करोड़ का महान देश है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ जो हाथ मिलाया और जप्पी डाली, वो एक बराबरी, एक दोस्त की जप्पी थी, बड़े भाई की नहीं। बिल्कुल। प्रोफेसर शर्मा जी, किस तरह से आप देखते हैं जो बात एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी ने कही कि हम 140 करोड़ के देश और 1.25 लाख की आबादी वाला देश, लेकिन हम मित्रता, दोस्ती, बराबरी के साथ में सहयोग को आगे बढ़ाते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री की इस पहल, क्योंकि एक भले ही आकार और आबादी में छोटा है, लेकिन 3 दिन का दौरा ये बहुत मायने रखता है। क्या बड़े संदेश आप देखते हैं इसमें? अजय जी, सबसे पहले धन्यवाद। और मैं पूरी तरह एम्बेसडर गुरजीत जी से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मिशन अकम्प्लिश्ड है और ये सक्सेसफुल मिशन रहा कि 3 दिन का जो दौरा रहा। अगर इसमें आप देखेंगे, एक चीज बताना चाहता हूँ कि भारत का एक विजन था महासागर, जो विजन जो 2025 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था। उस विजन के अकॉर्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन साथ साथ में अक्रॉस कंट्री पे ग्रोथ को भी हमें आगे लेके जाना था। इस सिलसिले में सेशल की यात्रा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ साथ अगर आप देखें तो डेवलपमेंट एजेंडा को भी प्रमोट किया गया है। एग्रीकल्चर देखिए, चाहे आप डिजिटल देखिए, चाहे हॉस्पिटल हेल्थ डिप्लोमेसी की बात करें, चाहे सेशल CDRI कोलिशन का एक पार्ट बना, तो इस सिलसिले में बिल्कुल ये सक्सेसफुल रहा। इसके साथ एक दो चीजें और भी मैं कहना चाहता हूं कि भारत का जो डेवलपमेंट एजेंडा जो प्रैक्टिस रहती है वो ये होता है पार्टनरशिप का। और जैसे मिस्टर गुरजीत जी ने भी कहा है जी कि ये एक पार्टनरशिप था। चाहे कंट्रीज ज्योग्राफिकल छोटा है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ईस्ट अफ्रीका से हमें लिंक करता है। हमने ये देख लिया है जब हॉर्मुज में का ये जो हुआ था, संकट आया था, कैसे मैरीटाइम इश्यूज के कारण आपका इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और आप फूड सिक्योरिटी कैसे इंपैक्ट होता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन दूसरा चीज ये है कि भारत ने उनका सेशल की सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे पार्टनरशिप किया है, वहां पे इंपावर करने की बात की है, वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की है, वो एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोई डेप्ट रैप की बात नहीं करते हैं हम लोगों, दूसरे कंट्री के साथ, ग्लोबल साउथ के साथ हम मिलजुल के प्रोस्पेरिटी को शेयर करना चाहते हैं, जो PM ने अपनी स्पीच में भी कहा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एम्बेसडर गुरजीत जी, किस तरह से इस नज़रिए को समझा जाए कि एक तरीके से इंडियन मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी और फ्रेंडशिप का एक तरीके से हमें एक बेहतर उदाहरण भी दिखाई पड़ता है कि जहां पर हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करते नजर आते हैं और विस्तारवाद पे नहीं, विश्वासवाद के, विकासवाद के नजरिए से हम आगे बढ़ना चाहते हैं मित्र देशों के साथ में। उस संदेश के दुनिया तक देने में के लिहाज से भी ये दौरा बेहद सफल। स्लोगन है सबका विश्वास, सबका है ना जी जी, तो वो पूरा सेशल्स पे लागू होता। हम सेशल्स को अलग नहीं देखते हैं, भारत की उन्नति और भारत की सुरक्षा का वो अंश है, इसलिए उसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी और वेलफेयर दोनों पे हम ध्यान देते हैं। और अगर आप पूरे ये अग्रीमेंट देखें, प्रधानमंत्री की स्पीच जो नेशनल असेंबली में थी वो देखें, उसमें यही बात बाहर निकल रही है कि और कोई देश करे ना करे, हम आपके हैं।
और इसमें जो $175 मिलियन का एक इकोनॉमिक पैकेज है जो फरवरी में राष्ट्रपति सेशल्स के आने पे अनाउंस हुआ था, वो अब फाइनलाइज है। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि सेशल्स की इकोनॉमी की जो हालत है वो ज्यादा डेट सहन नहीं कर सकती, इसलिए उस पैकेज में $50 मिलियन का ग्रांट रखा गया है कि जो डेट कंटेनमेंट है उसका इंसिडेंस कम हो जाए। और अब उन्होंने कहा है कि 125 मिलियन का डेट वो कई सालों में उठा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये रुपी में उनको मिलेगी, तो उनको डॉलर नहीं रीपे करने पड़ेंगे, रुपी रीपे करने पड़ेंगे। और रुपी तो इंडिया में जो सप्लायर होता है उसको डायरेक्टली मिल जाता है जी। तो इसके दौरान जो आपने अपने पहले चरण में बोला था कि हमने अस्पताल की बात शुरू की, एक प्रोफेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की नींव रखी, ये सब उसी पैकेज में से आएंगे जी। तो हमने ये पैकेज जो बनाया है उसमें जो पूरा एक विजन है भारत और सेशल्स के सहयोग का, वो उसकी फंडिंग मैकेनिज्म भी हमने साथ में आगे की है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कोई आके उनकी मदद करेगा। जो हम उनसे वादा कर रहे हैं उसकी क्षमता पूरी करने के लिए हम साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, और कागजों तक कमिटमेंट हमारे नजर नहीं आते, वो जमीन पे उतरते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। सचिन जी, क्योंकि 50 साल आज़ादी का मौका किसी देश के लिए, मुल्क के लिए बहुत बड़ा मौका होता है, और ऐसे में मुख्य अतिथि के तौर पर, विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करना, ये भारत के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अपने आप में हम सभी के लिए सम्मान की बात। बिल्कुल, ये बहुत ही सम्मान की बात है कि नेशनल असेंबली को पीएम एड्रेस करते हैं, उनको गार्डियन ऑफ ब्लू हॉरिजन से सम्मानित भी किया जा रहा है। नो डाउट 50 साल से हम आप देखें कि राजनीतिक जो रिश्ते हैं, लेकिन बात है कोई रिलेशनशिप होता है उसको नर्चर भी करना होता है, उसको स्ट्रेंथन भी करना होता है। और रियली ये जो पूरा दौरा है इस रिलेशन को नर्चर करता है, स्ट्रेंथन करता है, सिक्योरिटी वाइज, इकोनॉमिक वाइज। इकोनॉमिक में अगर आप देखें डिजिटल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ के लिए आप हॉस्पिटल बन रहे हैं, सिक्योरिटी वाइज कैसे वेसल्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, और उसके साथ साथ किस तरह से हॉस्पिटल का वो किया जा रहा है, निर्माण के लिए है। एक चीज और भी है कि छोटे जो आइलैंड कंट्रीज है उनकी जो मेन समस्या रहती है क्लाइमेट चेंज के कारण, और दूसरा जो उनका रहता है कि उनका पिक्यूलियर एक सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन रहता है कि जैसे एम्बेसडर गुरजीत जी ने बोला है कि जी कई बार वो डेब्ट ट्रैप में फंसने का वो रहता है। तो इस सिलसिले में भारत का जो डेवलपमेंट एजेंडा है और जिस तरह से हमारी नींव होती है वो पार्टनरशिप की होती है, और इस सिलसिले में अगर आप देखें जिस तरह के 19 आउटकम हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो अगर हमारा पिछले कई सालों से अगर हमारा रिलेशन है अच्छा है और उसको स्ट्रेंथन करने में ये जो यात्रा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। जी अमृता सिंह, क्योंकि प्रधानमंत्री को नेशनल डे सेलिब्रेशन में इनवाइट करना, उनको गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन के सम्मान से उनको सम्मानित किया जाना, नेशनल असेंबली में उनका एक तरीके से भाषण देना, ये तमाम बातें भारत के बढ़ते प्रभाव और प्रधानमंत्री मोदी के एक वैश्विक नेतृत्व की स्वीकार्यता के तौर भी दिखाई पड़ता है, जहां दुनिया आज उनको सुनना चाहती है और उनके प्रयासों को मान्यता देती भी नजर आती है, उसको स्वीकारती नजर आती है। आपने बिल्कुल सही कहा, और जो सचिन जी ने बोला मैं उनसे बिल्कुल सहमत। तो बिल्कुल जो है कहा कि जो नेशनल असेंबली में उनको ऑनर दिया गया भाषण देने का, या गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन का अवार्ड दिया गया जो पहले कभी किसी को नहीं दिया, ये दोनों इस बात को मैनिफेस्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री का वहां पर जो एक रिस्पेक्ट है, आदर है, कितना बड़ा है। अब ये अवार्ड को अगर आप एनालाइज करें तो उसमें ग्रीन डिटर्मिनेशन, ब्लू इकोनॉमी और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, ये तीनों उसमें शामिल है, और उसको रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड दिया।
और जब प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली में स्पीच दी, उसमें उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस के ऊपर बहुत महत्व दिया। और उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग समझते हैं कि हम जो क्लाइमेट चेंज के विक्टिम हैं वो हम ही उसको संभालें। तो ये कोई जायज चीज नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, जितना हमसे होगा हम करेंगे। इसलिए सेशल्स को बड़ा आसरा है भारत से ये संबंध बनाने का। जी सचिन जी, क्योंकि ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स हैं, द्वीपीय देशों की खास तौर से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो कंसर्न्स हैं, उन तमाम मसलों को भी प्रधानमंत्री ने सेशल्स की सरजमीं से उठाया। ये भी एक तरीके से ग्लोबल साउथ के एक लीडर देश के तौर पर भारत की इस पूरी मिशन को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है इस यात्रा में। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप बिग पिक्चर देखें और भारत के प्रधानमंत्री की पिछली यात्राएं भी देखें, और एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि G20 के दौरान जैसे अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का पार्ट बना, किस तरह से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को एम्पलीफाई किया जा रहा है भारत के द्वारा, ये बिग पिक्चर को शो कर रहा है। और भारत समय समय पर अगर आप मल्टीलैटरल लेवल पे आप देखें तो जो स्मॉल आइलैंड कंट्री से लेकर जो LDC कंट्री, जो विकासशील देशों की कंसर्न को बार बार वो रेस करता रहता है और साथ में सोल्यूशन को भी प्रोवाइड करता है। अगर आप 2023 में जब भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किया था, या उसके बाद जितने भी आपकी यात्राएं होती हैं, तो उसमें आप ये जरूर पाएंगे कि भारत पार्टनरशिप में बिलीव कर रहा है, और वो जो प्रोवाइड करता है, सहायता प्रोवाइड करता है, वो डिमांड ड्रिवन होती है, नीड ड्रिवन होती है। हम किसी पे इम्पोज नहीं करते हैं, हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनके साथ शेयर करते हैं, उनसे लर्न करते हैं, और अपनी जो चीजें होती हैं उनके साथ साझा करते हैं। मेन आइडिया ये है कि शेयर्ड प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए ग्लोबल साउथ में। इसलिए ग्लोबल साउथ की कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो भारत पे काफी विश्वास रखते हैं। आप किसी भी अफ्रीकन कंट्री में जाएं, आप बात करें डिप्लोमेट से, आप लोगों से बात करें, तो भारत के डेवलपमेंट एजेंडा, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के जो सोल्यूशन है, उन पे बहुत ज्यादा विश्वास है। जी मिस्टर गुरजीत जी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि भारत का जो फ्री नेविगेशन का जो पूरा एक विज़न है, मिशन है, वो भी एक तरीके से इस दौरे में नज़र आया। ये सिर्फ दो देशों के बीच की बातचीत और आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने तक नहीं, बल्कि रीजनल और ग्लोबल मैसेजिंग भी अपने नज़रिए में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उस नज़रिए से कैसे देखा जाए प्रधानमंत्री की इस यात्रा को? तो सेशल्स है, इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक है। अगर आप आजकल देखिए, बहुत सारा तेल अफ्रीका का वेस्ट अफ्रीका से आता है, और वो केप ऑफ गुड होप होके मोजाम्बिक चैनल से निकल के सदर्न इंडियन ओशन से आता है, और उसके रास्ते में सेशल्स पड़ता है। और अगर सोमालिया, गल्फ ऑफ एडन से लोग भागते हैं, जैसे कभी पायरेट्स भागे, कभी कोई और भागे, वो भी इधर सेशल्स के पास आ जाते हैं। तो सेशल्स की सुरक्षा और सेशल्स की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। तो इस पे दुनिया भर की नजर रहती है, हालांकि दुनिया इसके बारे में कुछ करती नहीं है। तो भारत ने जब इतना बड़ा अपना हाथ दिखाया है और उनका सेशल्स का हाथ थामा है कि हम 21वीं सदी की रिलेशनशिप आपसे बनाएंगे जी, तो डेफिनेटली ये आवाज दुनिया भर में गूंजती है इस समय, और ये दुनिया भर में सुनाई देगी। बिल्कुल, और भारत का वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जो मंत्र है वो चरितार्थ होता भी दिखाई पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर होगी बंगाल से। यहाँ पे समानता की ओर बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अंड संड हटा,
दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India, taste of India। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। भाजपा सरकार अपने सबसे अहम चुनावी वायदों में से एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि यह कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार देने, महिलाओं को न्याय दिलाने और एक समान नागरिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। हालांकि इस प्रस्तावित कानून को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। एक ओर सरकार इसे सुशासन और सामाजिक न्याय का आधार बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान पर हमला करार देते हुए विरोध में उतर आया है। बीजेपी ने चुनाव से पहले बंगाल की जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी और सरकार इस वादे को तय समय से पहले ही पूरा करने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की है कि 2 जुलाई की कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जो 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि गुजरात, असम और उत्तराखंड मॉडल पर पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू होगा। हालांकि आदिवासी, कुर्मी और अन्य प्राचीन जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से भी समिति के समक्ष सुझाव देने को अपील की है, लेकिन दो टूक कहा कि पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू होगा और जरूर होगा। आगामी 2 तारीखे कैबिनेटे এই বিলের খসড়া অনুমোদনের জন্য আনতে চলেছি। আমরা এই বিলে সোর্স বেস এন্ড রিডিং অ্যাপ্রোচ গুজরাট ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড আসাম 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড অব উত্তরাখণ্ড 2024 একে বেস করে আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল আনতে চলেছি, যেখানে এই রাজ্যে একটা আইন চলবে, ধর্মের ভিত্তিতে দুটো বিল চলবে না। तो अब सवाल यह है कि आखिर बंगाल में यह बिल क्यों लाया जा रहा है और इसके प्रावधान क्या होंगे। सरकार का तर्क है कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यह कानून बेहद जरूरी है। इस बिल के आने से बंगाल में कई बड़े बदलाव देखने को भी मिलेंगे। इस बिल के आने के बाद प्रदेश में 1 से ज्यादा शादी करने पर रोक लग जाएगी। सभी धर्मों के लिए एक ही शादी का नियम होगा। वहीं शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी हो जाएगा। यदि पंजीकरण नहीं कराया तो सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बिल लागू हुआ तो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। पिता ने जो संपत्ति अर्जित की है उस पर भी महिलाओं को समान अधिकार देने होंगे। इसके अलावा लिव इन रिलेशन की भी जानकारी देनी होगी, जिससे महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे। यूसीसी बिल में कुछ धार्मिक प्रावधान ऐसे भी हैं जो पहले की तरह ही लागू रहेंगे। साथ ही कुछ लोगों के हितों या उनके नियम कानूनों को भी इस बिल से बाहर रखा जा रहा है। मसलन धर्म पालन के मामले में समान नागरिक संहिता बिल लागू नहीं होगा। लोगों को अपने धार्मिक रीति रिवाज अपने तरीके से पालन करने की पूरी छूट होगी। ये बिल पूजा करने के तरीके, शादी या निकाह के तरीकों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही धार्मिक अनुष्ठान भी
बिल से पूरी तरीके से बाहर रहेंगे। वहीं आदिवासी क्षेत्रों और अनुसूचित जाति को इस बिल में छूट दी जाएगी। अनुसूचित जनजातियों पर यह बिल लागू नहीं होगा। जनजातियों की परंपराएं और कानून पहले की तरह ही समान रहेंगे। एक बार विस्तार से भी समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या बदलेगा और मौजूदा स्थितियां क्या है। इस बिल में लागू होने के बाद महिलाओं और बच्चों के अधिकारों में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। वर्तमान में कुछ धर्मों में पर्सनल लॉ भी मान्य है, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद ये खत्म हो जाएंगे। एक से ज्यादा शादी करने का पर्सनल लॉ के तहत जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। संपत्ति बंटवारे के लिए अलग अलग अधिकार अभी हैं, लेकिन बिल लागू होने के बाद वे अधिकार भी समान होंगे। मौजूदा वक्त में लिव इन के नियम स्पष्ट नहीं है, लेकिन बिल लागू होने के बाद न सिर्फ नियम स्पष्ट होंगे बल्कि लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। यानी लिव इन में यदि संतान पैदा होती है तो उसके अधिकारों भी शादी से पैदा हुई संतान के समान ही होंगे। मौजूदा वक्त में उत्तराधिकार के नियम अस्पष्ट हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराधिकार के नियम भी एक समान हो जाएंगे। अभी गोद लेने के लिए भी कई धर्मों के अलग अलग नियम हैं, लेकिन यूसीसी से ये नियम भी एक समान हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान में स्पष्ट किया है कि भाजपा का कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं है और पार्टी स्थापना के समय से ही यूसीसी की पक्षधर रही है। उन्होंने बताया कि जब भाजपा के मात्र 2 सांसद थे तब भी यह मुद्दा उठता रहा है और आज के देश में सरकार के होने के बावजूद भी पार्टी का रुख वही लगातार बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का बात ही जनता के सामने रहा। एक समय था इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सीट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। और अब आपको बताते हैं कि पूरे देश में यूसीसी को लेकर इस वक्त की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर पश्चिम बंगाल में यह बिल पास होकर कानूनी रूप ले लेता है तो यह देश का एक और अहम राज्य बन जाएगा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपना खुद का यूसीसी बिल तैयार किया और इसे 27 जनवरी 2025 से पूरे राज्य में आधिकारिक रूप से लागू कर दिया। गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया जा चुका है, हालांकि अभी तक बिल लागू नहीं हुआ है। वहीं असम में भी मई 2026 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा से पास हो गया है, लेकिन यहां भी बिल अब तक लागू नहीं किया गया है। गोवा की बात करें तो यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आज़ादी के पहले से ही लागू है और राज्य में बिल का पालन भी होता है। जहां एक तरफ शुभेंदु सरकार इसे सुशासन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान पर हमला बताकर इसका कड़ा विरोध कर रही है। विधानसभा में इस बिल को लेकर भारी हंगामे के आसार हैं, लेकिन नंबर गेम में मजबूत शुभेंदु अधिकारी की सरकार इस ऐतिहासिक सुधार को लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई पड़ रही है। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात होगी राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए ऐतिहासिक लंबे समय से जल समझौते की और कैसे ये समझौता दोनों राज्यों के लिए होगा फायदेमंद। इस पे होगी विस्तार से बात छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं कई लंबे समय से लंबित एक बड़े फैसले की। भारत के सियासी और भौगोलिक इतिहास में सोमवार का दिन एक मील का पत्थर साबित हुआ। राजस्थान और हरियाणा के बीच पिछले 32 सालों से चला आ रहा यमुना जल बंटवारे का विवाद आखिरकार पूरी तरह सुलझ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों राज्यों ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। ये समझौता केवल कागजी नहीं बल्कि राजस्थान के चुरू, राजगढ़ और शेखावटी के इलाकों के लिए भाग्य बदलने वाली लाइफलाइन साबित हो सकता है। दिल्ली के बीकानेर हाउस में रविवार को दोनों राज्यों के आला अधिकारियों के बीच हुई 2 घंटे की मैराथन बैठक में सहमति की आखिरी मुहर भी लग गई। इस नए समझौते के बाद अब 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के मुताबिक राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध हो सकेगा। दोनों राज्यों के बीच हुए इस आपसी सहयोग से जल प्रबंधन को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं के काम में भी तेजी आएगी। पुरानी समस्या जो लोगों की प्यास और भूमि की प्यास से जुड़ी हुई थी, आज इसका समाधान होने जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस सहयोगी संघवाद की, सहकारी संघवाद की बात करी है, इस पर अगर राज्य सोच को आगे बढ़ाए तो इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि 3 दशक पुरानी समस्या भी किस सरलता से सुलझ सकती है। आज जो समझौता हुआ है, इसके तहत नई परियोजना से जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 MCM पानी यमुना, पश्चिम यमुना नहर से 3 अंडरग्राउंड पाइपलाइनों से राजस्थान की कृत्रिम बनाई हुई झीलों में पहुंचाया जाएगा। सुना किस प्रकार से गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि आखिर इसका फायदा कैसे होगा। आपको बता दें कि अपर यमुना रिवर बेसिन समझौता 32 साल पहले 1994 में हुआ था, लेकिन राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक नहर व्यवस्था नहीं होने के कारण इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका। नए समझौते के तहत अब मानसून के महीनों में हथनीकुंड बैराज से भूमिगत जल पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बताते हैं कि समझौते से क्या क्या फायदे होंगे। इस प्रोजेक्ट का सबसे रोमांचक पहलू इसका इंजीनियरिंग मॉडल है। हथनीकुंड बैराज से राजस्थान के राजगढ़ चुरू के जलाशय के बीच जमीन के स्तर में लगभग 110 मीटर का अंतर है। राजगढ़ 110 मीटर नीचे है, जिसका मतलब है कि पानी प्राकृतिक रूप से ग्रेविटी के प्रवाह से खुद ब खुद राजगढ़ तक पहुंच जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक संयुक्त बोर्ड बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन नए एंगल के तहत अब दोनों राज्य एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एक विशेष कंपनी बनाने पर सहमत हुए हैं। ये कंपनी इस पूरी पाइपलाइन परियोजना का संचालन और रखरखाव करेगी। समझौते के बाद रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में भी तेजी आने की पूरी उम्मीद है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से यमुना बेसिन में जल भंडारण क्षमता बढ़ जाएगी, पेयजल आपूर्ति मजबूत होगी और सिंचाई के लिए भी अधिक पानी उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 300 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पाइपलाइन हथनीकुंड से शुरू होकर राजस्थान तक जाएगी। परियोजना पर करीब 3,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा ने इस समझौते के बदले अपने कई क्षेत्रों जैसे दानोदा कला, नया गांव, हिंदवान, पाटन, सेगानरार और कैथल टाउन के आसपास से कुल मिलाकर सैकड़ों क्यूसेक पानी की मांग की है, जिसे राजस्थान पूरा करेगा। तो यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आपके हेल्थ से जुड़ी हुई, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
हमें पता है। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है। सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा डिजिटल बदलाव किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नई डिजिटल हेल्थ पहलों का शुभारंभ किया है। इन पहलों का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को आसान, तेज और सुरक्षित बनाना तथा स्वास्थ्य डेटा के सुरक्षित आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इस मौके पर छोटे क्लिनिकों के लिए सीडेक द्वारा विकसित ई सुश्रुत एट क्लिनिक लॉन्च किया गया, जो क्लिनिक को डिजिटल रिकॉर्ड और प्रबंधन को आसान बनाएगा। इसके साथ ही यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस की शुरुआत की गई है, जिससे डिजिटल हेल्थ सेवाओं की पहुंच एकीकृत होगी। सरकार ने आयुष्मान सारथी भी लॉन्च किया, जो आयुष्मान भारत पीएम जय लाभार्थियों के लिए व्हाट्सएप चैट बॉट है। वहीं दवाओं से जुड़ी जानकारी के मानकीकरण के लिए ड्रग रजिस्ट्री भी शुरू की गई है। इसके अलावा आरोग्य सेतु 2.0 को एक समग्र डिजिटल हेल्थ ऐप के रूप में पेश किया गया है, जो नागरिकों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सरकारी सेवाएं और एआई आधारित हेल्थ इंसाइट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। लॉन्च ऑफ आरोग्य सेतु 2.0, भारत का हेल्थ ऐप, which we say so, is comprehensive digital health companion, single platform citizen, all health records in one app, all access to the government health facilities, and receive the AI-powered health insights also, experience seamless digital healthcare. All this has been brought in this application. तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ साथ डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को भी लगातार मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि आज लॉन्च किए गए डिजिटल एप्लीकेशन स्वस्थ भारत और डिजिटल रूप से सशक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो भारत की यात्रा है, जिसमें हम हेल्दियर इंडिया और मोर डिजिटली एम्पावर्ड नेशन इसको मान करके चलते हैं, उसमें ये जो एप्लीकेशंस आज लॉन्च हुई हैं, that is going to play a very important. In the last 12 years, we have expanded the healthcare, and in the expansion of the healthcare, many new initiatives have taken place in the past 12 years. If I talk about the National Health Authority and PM Jai, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, it has brought a basic fundamental change as far as the healthcare is concerned throughout the length and the breadth of the country. और अब आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर आम जनता को आरोग्य सेतु 2.0 का फायदा कैसे मिलेगा और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। आरोग्य सेतु
2.0 को व्यापक स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टीकाकरण इतिहास और नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधाओं तक तुरंत पहुंच प्रदान करना है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो आरोग्य सेतु ऐप में व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा है, जिससे किसी भी अस्पताल में जाने पर मरीज को बार बार कागजी दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह आयुष्मान भारत की डिजिटल मिशन के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो आभा आईडी के माध्यम से मरीज की अनुमति के बिना डेटा तक किसी की भी पहुंच नहीं होगी। डॉक्टरों के पास मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास होगा, जिससे वही निदान संभव होगा। कागजी दस्तावेजों को ले जाने की झंझट खत्म होगी, कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में भी टेलीमेडिसिन को मजबूत करना है, ताकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह छोटे कस्बों और गांव के लोगों तक भी पहुंच सके। इस व्यवस्था से समय के साथ साथ धन की भी बचत होगी। इस इकोसिस्टम से पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। तो स्वास्थ्य के बाद अब अगली खबर जो है शिक्षा से जुड़ी हुई। सीबीएसई के 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर छात्रों और उनके पेरेंट्स के मन में कई सवाल थे, जिन्हें अब सीबीएसई ने दूर कर दिया है। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि 7वीं, 8वीं और 9वीं और मौजूदा के 10वीं के छात्रों के लिए फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने नई भाषा नीति को लेकर डिटेल्स में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार मौजूदा 10वीं क्लास के छात्रों पर भी नई भाषा नीति लागू नहीं होगी। इस साल बोर्ड के परीक्षा देने वाले छात्रों को किसी तरह के बदलाव या अतिरिक्त विषय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 7वीं, 8वीं और 9वीं के वे छात्र जिन्होंने पहले से 2 विदेशी भाषाएं चुनी हैं, वे अपनी वही भाषाएं जारी रख सकते हैं। हालांकि उन्हें इसके साथ एक भारतीय भाषा भी पढ़नी होगी। कक्षा 6 के नए बैच के छात्रों के लिए 2026-27 के सत्र से त्रिभाषा नीति लागू होगी। इनमें से 2 भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य है। ये छात्र जब 10वीं में पहुंचेंगे तो उन्हें तीसरी भाषा में भी बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य होगा। कक्षा 6 के छात्रों के लिए 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में तीसरी भाषा की पाठ्यपुस्तक तैयार की जा रही हैं, जो एनसीईआरटी की वेबसाइट www.ncert.nic.in पर उपलब्ध होंगे। तो आप देखिए कि किस प्रकार से शिक्षा को लेकर भी जो कई प्रकार के सवाल खासतौर से सीबीएसई की त्रिभाषा को लेकर थे, उसके जवाब अब सीबीएसई ने साफ तौर से दे दिए। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबिये दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. यूपीआई हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार अभी भी कैशबैक का है? चेंज किया था, चेंज कर। डिजिटल पेमेंट सीख। नेक्स्ट तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया संकट के दौरान जहां दुनिया के तमाम छोटे से बड़े और शक्तिशाली देशों को तेल संकट, गैस संकट और व्यापार संकट जैसे बेतहाशा बढ़ती कीमतों से जूझना पड़ा, वहीं भारत में परिस्थिति कुछ अलग रही है।
आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आप देखिए इस रिपोर्ट को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पश्चिम एशिया में युद्ध का माहौल लगभग खत्म हो गया है। हालांकि हॉर्मुज, लेबनान के हिजबुल्ला और कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है, लेकिन ये सब अभी छोटी छोटी घटनाओं और तीखी बयानबाजियों तक सीमित है। हॉर्मुज से भी कच्चे तेल, गैस और दूसरे जहाजों की आवाजाही युद्ध पूर्व स्थिति पर तो नहीं आई, लेकिन ये युद्ध के समय की स्थिति से काफी बेहतर हो गई है। भारत अपने कच्चे तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से मंगाता था। ऐसे में फरवरी के अंत में जब युद्ध शुरू हुआ तो चिंताएं काफी बढ़ गई थीं। अनुमान लगाया जा रहा था कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगेंगी, घरों में गैस खत्म हो जाएगी, रुपये पर दबाव बढ़ेगा और डॉलर की भारी कमी हो जाएगी। लेकिन 4 महीने बाद अब जब हॉर्मुज दोबारा खुल गया है तो भारत के लिए पहले जो आशंकाएं लगाई जा रही थीं वो सच साबित नहीं हुई। ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल सामने आ रहे होंगे कि कैसे भारत ने इतने बड़े वैश्विक संकट के बावजूद अपने लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया। भारत में तेल पंपों और पेट्रोल और डीजल की कमी क्यों नहीं देखी गई? दुनिया के दूसरे देशों में तेल और गैस के दाम काफी बढ़े, लेकिन भारत में मामूली बढ़त क्यों देखी गई? एलपीजी गैस के घरेलू उपभोक्ताओं को कैसे लगातार गैस मिलती रही? भारत ने अपने निर्यातकों को होने वाले नुकसान को कैसे प्रबंधित किया? आइए इन सवालों के जवाब आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल और गैस की। जब ये संकट शुरू हुआ तो भारत के पास अपना रणनीतिक कच्चे तेल का भंडार मौजूद था, जिसने शुरुआती दिनों में देश के आत्मविश्वास को डिगने नहीं दिया। इस सब के बीच अपनी विदेश नीति के बल पर हॉर्मुज में भारी तनाव के बीच भारत ने अपने कुछ कच्चे तेल और गैस के जहाजों को यहां से निकाला। तेल कंपनियां महंगा कच्चा तेल खरीद रही थीं, लेकिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम कर दिया। विमानन ईंधन पर भी राहत दी गई। इसका असर यह हुआ कि तेल कंपनियों ने 2 महीने से अधिक समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नहीं बढ़ाया और बाद में केवल मामूली रेट बढ़ाए। इस सब के बीच सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि देश में तेल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी ना हो। इसके लिए भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में भी तेजी से विविधता लेकर आया। अमेरिका और रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई गई और दूसरे देशों से भी कच्चा तेल और गैस खरीदना शुरू किया गया। इससे हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर निर्भरता कम हुई और ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध बनी रही। वहीं भारत ने रूस से रियायती कच्चा तेल खरीदना जारी रखने के लिए आवश्यक छूट भी सुनिश्चित की। इसके अलावा दूसरा संकट जो सामने आया वो था एलपीजी गैस का। इसके लिए सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो था तेल कंपनियों को एलपीजी गैस का उत्पादन बढ़ाने का आदेश। इससे घरेलू एलपीजी का उत्पादन बढ़ गया। आयात में आई कमी की काफी हद तक भरपाई हो गई। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों को नियंत्रित किया गया ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलता रहे। 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की आयात आधारित लागत बढ़कर 1,600 यानी कि 1,600 रुपये से अधिक हो गई थी। फिर भी उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत लगभग 900 रुपये के आसपास बनाए रखी गई, जबकि गरीब परिवारों के लिए कीमत इससे भी कम रही। सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर सख्त कदम उठाए। एलपीजी सिलेंडरों की जगह घरों में पाइप के माध्यम से गैस यानी कि पीएनजी की आपूर्ति को बढ़ावा दिया गया। कोयला गैसीकरण कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया गया और धीरे धीरे देश में आपूर्ति बढ़ने पर वाणिज्यिक गैस उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई। यही कारण है कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कोई किल्लत नहीं हुई। इसके अलावा पश्चिम एशिया संकट के कारण भारतीय निर्यातक भी काफी चिंतित थे।
लेकिन सरकार ने पिछले वर्षों में किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ भी इस संकट के दौरान उठाया। इन समझौतों के कारण अप्रैल और मई 2026 में गैर तेल, गैर रत्न और आभूषण वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 12% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना भी लागू की गई। भारतीय निर्यातकों को उन बाजारों की ओर प्रोत्साहित किया गया जहां इस संकट का असर कम था। यही कारण है कि इतने बड़े वैश्विक संकट में भी भारतीय निर्यातकों पर कम से कम असर पड़ा। तो देखा आपने, पश्चिम एशिया संकट के कारण जहां दुनिया के छोटे से छोटे देश से सबसे शक्तिशाली देशों तक में आम नागरिकों को पेट्रोल, डीजल, गैस सहित कई दूसरे संकटों का सामना करना पड़ा, भारी दाम चुकाने पड़े, वहीं भारत के संकट प्रबंधन ने अपने नागरिकों पर इसका असर कम से कम या नगण्य रखा। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पश्चिम एशिया में